डियर स्टूडेंट, उत्तान साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने 4 क्लासों में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी पढ़ ली थी। इसके बाद में है आज पढ़ेंगे बहुलक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। और बहु का मतलब होता है बहुत सी इकाइयां, बहुत यानी कि बहुत, और लक का मतलब क्या है? इकाइयां। क्या है? इकाइयां। बहुत सी यानी कि बहुत सी इकाइयां मिलकर किसकी? कार्बन की छोटी छोटी कार्बन की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? बहुलक का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? बहुलक का निर्माण करते कार्बन की छोटी छोटी इकाइयां। ठीक है, या अणु हैं। ठीक है, अणु हैं। वो भी क्या करते हैं? वो अणु हैं जो छोटे छोटे अणु है ना, मिलकर इकाइयां मिलकर, छोटे छोटे अणु की इकाइयां मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती हैं। उसे क्या कहा जाता है? बहुलक। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। और इसकी परिभाषा में सुनो, देखो, कार्बन की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, उसे बहुलक कहा जाता है। ठीक है, अब बहुलक में क्या है? देखो, बहुलक में क्या है? इस बहुलक की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस बहुलक की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, बहुलीकरण में क्या है? ये 2 प्रकार का है। ये 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। 2 श्रेणियां हैं इसकी। ठीक है, 2 क्या है? श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है प्राकृतिक। पहली कौन सी है? प्राकृतिक बहुलक है। कौन सी है? प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, पहली श्रेणी कौन सी है? प्राकृतिक बहुलक है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? संश्लेषित। कौन सी है? संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। इसको क्या कहेंगे? कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। तो देखो, इसकी 2 श्रेणियां हैं। इस बहुलक की जो 2 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? पहली कौन सी है? प्राकृतिक बहुलक है। दूसरी कौन सी है? संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। तो ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है बहुलक की परिभाषा बता दी। बहु का मतलब है बहुत सी, और लक का मतलब है इकाइयां। कार्बन की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं। इसमें 2 श्रेणियां हैं, प्राकृतिक बहुलक है और ये क्या है? संश्लेषित बहुलक। देखो, इसके बारे में सबसे पहले पहली श्रेणी पढ़ते हैं। पहली श्रेणी कौन सी है? देखो, प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक में क्या है? देखो, प्राकृतिक बहुलक में क्या है? ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। कैसे? सीधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कैसे? सीधे प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। अब वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं सीधे प्रकृति से? देखो, सीधे प्रकृति से वो बहुलक कौन कौन से प्राप्त होते हैं? जैसे प्राकृतिक रबर है, एक तो प्राकृतिक रबर है। मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो इसमें। ठीक है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव नहीं, ये प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद में है स्टार्च है, सेलुलोज है। ठीक है, यानी कि सेलुलोज, स्टार्च और प्राकृतिक रबर है, ये प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। ये प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण है। प्राकृतिक रबर, स्टार्च और सेलुलोज है। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या है? प्राकृतिक बहुलक में
पहले सबसे पहले परिभाषा बता दी, ठीक है। फिर इसके बाद में उदाहरण है, जैसे प्राकृतिक रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज, ये प्राकृतिक बहुलक है। अब प्राकृतिक बहुलक में देखो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, प्राकृतिक बहुलक पढ़ेंगे। क्या प्राकृतिक बहुलक में क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, प्राकृतिक जो रबर है वो कैसे बनता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त होता है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनो देखो, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर देखो अभी बताया था ना, प्राकृतिक रबर, इसका उदाहरण प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताया था ना। देखो एक ताड़ नामक वृक्ष है, क्या है, एक ताड़ नामक वृक्ष है, ताड़ नामक वृक्ष है, ताड़ नामक वृक्ष है, उसके फल लगते हैं कच्चे, कच्चे फलों को, ताड़ नामक वृक्ष है, उसके कच्चे फलों को, कच्चे फलों को, कच्चे फलों को, कच्चे फलों को चीरा लगाकर, कच्चे फलों को चीरा लगाकर, चीरा लगाया जाता है। तो जो दूध निकलता है, कच्चे कच्चे फल होते हैं, ठीक है, उसके चीरा लगा देते हैं, तो जो दूध निकलता है ना उसको क्या कहा जाता है, शीर या लेटेक्स, लेटेक्स क्या कहा जाता है, लेटेक्स, क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है। देखो ताड़ नामक एक वृक्ष है, उसके कच्चे फल लगे होते हैं, उसको चीरा लगा दिया जाता है, तो जो दूध निकलता है उसको शीर या लेटेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शीर या लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है, इस प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन बहुलक भी कहा जाता है, आइसोप्रीन बहुलक भी कहा जाता है। किसको, इस प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन का बहुलक भी कहा जाता है, ठीक है, आइसोप्रीन बहुलक है ये, ठीक है। ताड़ नामक वृक्ष है, कच्चे फल हैं, कच्चे फलों को चीरा लगा दिया जाता है, जो दूध निकलता है उसको शीर या लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, देखो इसके बाद में क्या है कि जो ये लेटेक्स निकलता है, जो ये लेटेक्स हमें प्राप्त होता है उसको एसिटिक अम्ल, उसको एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल में इस लेटेक्स को एसिटिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर इसको क्या कर दिया जाता है, ठोस बना लिया जाता है, ठोस में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, ठोस में। ये लेटेक्स है ना, एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है, मिलाकर क्या कर दिया जाता है, इस पदार्थ को किस में बदल लिया जाता है, ठोस में बदल लिया जाता है, ठीक है, किस में बदल लिया जाता है, ठोस में बदल लिया जाता है। तो देखो इसकी जो, इससे रबर, जो ये रबर प्राप्त होगा हमको, तो देखो इससे प्रत्यास्थ तनन सामर्थ्य वाला होता है, कि कैसा प्राप्त होगा, तनन सामर्थ्य वाला, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य वाला पदार्थ प्राप्त होगा, ठीक है। अतः इसे तनन सामर्थ्य वाला प्राप्त हो गया, तो देखो इसमें क्या क्या होगा, अगर ये तनन सामर्थ्य वाला ये प्राप्त हो गया ना, तो इसके बाद में भी क्या करते हैं, इसके बाद में भी क्या करते हैं, इसमें क्या मिला दिया जाता है, सल्फर, क्या मिला दिया जाता है, सल्फर मिलाकर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, सल्फर मिलाकर इसको क्या किया जाता है, गर्म। किसको, जो ये तनन सामर्थ्य वाला जो पदार्थ प्राप्त हुआ है ना अपन को, तो उसमें सल्फर मिलाकर क्या कर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो गर्म करने की, इस सल्फर मिलाकर इसे ठोस, जो थोड़ा ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ है हमको, उसमें सल्फर मिलाकर उसको गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको बहुली वल्कनीकरण क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। सल्फर मिलाकर, उसमें सल्फर मिलाकर है, ठीक है, सल्फर मिलाकर उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में जो हमें इस प्रक्रिया को गर्म करने के बाद में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण।
करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो रबर हमको प्राप्त होगा, इस प्रकार जो रबर हमको प्राप्त होगा, ठीक है, इस प्रकार हमें जो रबर प्राप्त होगा, ठीक है, इस प्रकार जो हमें रबर प्राप्त होगा, उसमें क्या है देखो, उसमें जो रबर प्राप्त होगा, एक तो कम घिसने वाला, कम घिसने वाला रबर प्राप्त होगा। क्या होगा? कम घिसने वाला रबर प्राप्त होगा। मजबूत कठोर, मजबूत कठोर, मजबूत कठोर प्राप्त होगा। मजबूत होगा, कठोर होगा, और क्या होगा? अत्यप्रास्त, यानी कि देखो ये कम घिसने वाला, मजबूत तथा कठोर प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर में ये है कि देखो ताड़ नामक वृक्ष है, कच्चे फल आते हैं, चीरा लगा लिया जाता है, उसमें दूध निकलता है, उसको शीर या लेटेक्स कहा जाता है। लेटेक्स को एसिटिक अम्ल मिलाकर क्या कर दिया जाता है? ठोस बनाया जाता है, प्रत्यास्थ बनाया जाता है, स्तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसके बाद में जो पदार्थ है उसको सल्फर के साथ क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। जो हमको प्राप्त होने वाला रबर है वो कम घिसने वाला, मजबूत तथा कठोर होता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में है, इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर क्या है? प्राकृतिक रबर है, ठीक है, आइसोप्रीन है। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो कैसा होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो कैसा प्राप्त होगा। तो देखो स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो CH, CH2, 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 CH, C डबल बॉन्ड, CH2, CH3 मैथिल समूह। ठीक है, अब देखो एक बंद टूटकर यहां, एक बंद निकलकर यहां आ जाएगा, और N है ना उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से होगा। और एक इसकी उपस्थिति में, बहुलीकरण की उपस्थिति में, बहुलीकरण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बहुलीकरण की उपस्थिति में। तो देखो CH2, CH, C, CH3, CH2, CH2, ठीक है, और N यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आइसोप्रीन है। ठीक है, ये क्या है? आइसोप्रीन है। ये क्या है? आइसोप्रीन है, ये आइसोप्रीन है। और देखो इसे, इसको क्या कहा जाता है? पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर कहा जाता है। प्राकृतिक रबर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रबर कहा जाता है। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड है, CH है, फिर C है, ठीक है, सिंगल बंध है, फिर डबल बंध है, CH2 है। ठीक है, बहुलीकरण की उपस्थिति में इसको बोलेंगे आइसोप्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन बोलेंगे। इसके बाद में ये एक बंध निकलकर इधर आ जाएगा और एक बंध निकलकर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो पॉली आइसोप्रीन यानी प्राकृतिक रबर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रबर। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है देखो, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है देखो, अगला पॉइंट है कि संश्लेषित बहुलक। अपन ने पढ़ लिया प्राकृतिक बहुलक के बारे में, इसके बारे में काफी पढ़ा है कि एक ताड़ नामक वृक्ष है। ताड़ नामक वृक्ष के कच्चे फलों को चीरा लगाकर, कच्चे फलों को क्या लगाकर? चीरा लगाकर क्या कर दिया जाता है? उससे जो दूध प्राप्त होता है, उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको शीर या लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर या लेटेक्स कहा जाता है। इसके बाद में क्या है? शीर या लेटेक्स, इस जो लेटेक्स प्राप्त होता है इसको क्या करते हैं? इसको एसिटिक अम्ल मिलाकर उसको क्या कर दिया जाता है? ठोस बना लिया जाता है। एसिटिक अम्ल मिलाकर क्या कर लिया जाता है? ठोस बना लिया जाता है। और ठोस जो पदार्थ तनन सामर्थ्य वाला जो प्राप्त होता है उसको सल्फर के साथ गर्म कर लिया जाता है। इसकी क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। तो अब इस क्रिया से जो हमें, इस प्रक्रिया से या क्रिया से जो हमें प्राप्त होने वाला जो रबर है वो कम घिसने वाला, मजबूत होगा, कठोर होगा। ठीक है, और इसके बाद में है कि इसका स्ट्रक्चर है वो बताया है मैंने। ठीक है ना, उम्मीद होगी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, क्या पूरा समझ में आया होगा? ठीक है, ये पूरा समझ में आया होगा। देखो इससे ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये बोर्ड का जो ये है ना सरफेस,
ये इसको बोलेंगे पॉलीआइसोप्रीन, क्या बोलेंगे, पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, इसके बाद में है अगला है, वो है संश्लेषित बहुलक। क्या है, संश्लेषित बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो संश्लेषित बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो संश्लेषित बहुलक है दूसरा, संश्लेषित बहुलक, इसको कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है, कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। संश्लेषित बहुलक में क्या है, ऐसे बहुलक जिससे, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे संश्लेषित बहुलक। देखो ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। ठीक है ना, ये पूरा समझ में आया होगा आपको कि ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। उसके उदाहरण देखो भाई, क्या कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से बनाता है। ठीक है, पहला तो कौन सा है, जैसे कृत्रिम रेशे हैं, कृत्रिम रेशे। ठीक है, पहला कौन सा है, कृत्रिम रेशे है। फिर इसके बाद में है प्लास्टिक, मानव ही तो बनाता है ना प्लास्टिक, कोई प्रकृति से थोड़ी प्राप्त होती है, नहीं, इससे है प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बाद में क्या है, प्लास्टिक के बाद में क्या है, संश्लेषित रबर। कौन सा, संश्लेषित रबर, ये प्राप्त होता है। देखो मानव द्वारा ये निर्मित किया जाता है, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। क्या, संश्लेषित रबर। ठीक है, तो ये प्राप्त किया जाता है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये प्राप्त किया जाता है। इसकी परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई मैंने, और इसका उदाहरण बताया, जैसे कृत्रिम रेशे प्राप्त किया जाता है प्लास्टिक, संश्लेषित रबर। ठीक है, समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं तो देखो इसमें ये बताया था मैंने, कृत्रिम रेशे ये बताया था। क्या बताया था, कृत्रिम रेशे। अब इस कृत्रिम रेशे में देखो, कृत्रिम रेशे में क्या है, कौन कौन आएंगे। पहला तो कौन सा है, नाइलॉन। कौन सा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। दूसरा कौन सा है, टेरिलीन है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, पहला तो है नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 है, दूसरा है टेरिलीन है, और इसी में देखो तीसरा कौन सा है, रेयान है। कौन सा है, रेयान है। ठीक है, इसी में तीसरा कौन सा है, रेयान है। तो देखो इसमें क्या है, कृत्रिम रेशे में क्या है, जो कृत्रिम रेशे होते क्या है, देखो कृत्रिम रेशे होते क्या है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा, ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव द्वारा क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। ऐसे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे कृत्रिम रेशे कहा जाता है। उसके बाद में क्या है, जैसे उसके कौन कौन से आते हैं, नाइलॉन 66, टेरिलीन है और रेयान है। ठीक है, ये तीन आते हैं। तो देखिए इसके बाद में क्या है,
अब इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कृत्रिम रेशे में, किसमें? कृत्रिम रेशे में नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे टेरिलीन के बारे में। किसके बारे में? फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? टेरिलीन के बारे में। किसके बारे में? टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कृत्रिम के अंदर कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशे में सुनो, देखो कृत्रिम रेशे में क्या है? पहला है नाइलॉन 66 है। अब देखो ये 66 क्यों लगाया है? क्योंकि कहते किसे हैं नाइलॉन 66? कहते किसे हैं? देखो एडीपिक अम्ल है, एडीपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन, इनसे मिलकर नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। वो भी कौन से? एडीपिक अम्ल के 6 कार्बन परमाणु किसके? 6 कार्बन परमाणु 6, यानी कि 6 कार्बन परमाणु तो किसके? 6 कार्बन परमाणु तो किसके? एडीपिक अम्ल के। 6 कार्बन परमाणु तो एडीपिक अम्ल के, और 6 ही कार्बन परमाणु है 6 ही कार्बन परमाणु है ये 6। देखो एडीपिक अम्ल के 6 कार्बन परमाणु, हेक्सामेथिल डाइएमीन के 6 कार्बन परमाणु से मिलकर नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। यानी कि नाइलॉन 66 है, इसमें देखो एडीपिक अम्ल 6 कार्बन परमाणु एडीपिक अम्ल का, और 6 कार्बन परमाणु हेक्सामेथिल डाइएमीन से मिलकर नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। यानी कि कहते किसे हैं नाइलॉन 66 कि 6 कार्बन परमाणु एडीपिक अम्ल तथा 6 कार्बन परमाणु हेक्सामेथिल डाइएमीन को नाइलॉन 66 कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसकी संरचना देखते हैं नाइलॉन 66 के बारे में। इसकी संरचना देखेंगे तो देखो कैसी है। ठीक है, नाइलॉन 66 के बारे में इसकी संरचना देखेंगे तो देखो क्या है। नाइलॉन 66 है, उसमें देखो COOH बॉन्ड CH2 होल थ्राइस 4 COOH। ठीक है, फिर है OH प्लस है, फिर क्या है? NH2 CH2 होल थ्राइस 6 NH2 ये। इसमें से देखो एक तो ये निकाल देंगे, एक ये OH निकाल देंगे, ये O निकल ही जाएगा, इसमें से H निकल जाएगा और इसमें से भी H निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बच जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या बच जाएगा। ठीक है ना, क्या क्या बच जाएगा, इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो देखो यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां N है तो ये तो क्या हो गया? एडीपिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया? हेक्सामेथिल डाइएमीन हो गया। तो देखो यहां से C डबल बॉन्ड के रूप में यहां CH2 होल थ्राइस 4 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर क्या आएगा? NH। ठीक है, H बाहर निकाल दिया, CH2 6 और NH। ठीक है, और ये बाहर निकल गया। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एडीपिक अम्ल। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक बोलेंगे हेक्सामेथिल डाइएमीन। हेक्सामेथिल डाइएमीन।
हेक्सामेथिल डाइमीन बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। देखो सीधी सी बात है कि COOH CH2 होल थ्राइस 4 CH2 COOH प्लस NH2 CH2 होल थ्राइस 6 और क्या है NH2। ठीक है, तो देखो यहां से OH निकाल दिया, यहां से OH निकाल दिया, यहां से एक H निकाल दिया, तो यहां पर देखो क्या होगा, N इधर लग जाएगा ये वाला, और प्लस क्या हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं। ठीक है, ये पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हमको कमेंट करके वापस से बता देना, मैं वापस इसको एक बार रिपीट कर दूंगा अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके बाद में है नायलॉन 66 के उपयोग। उपयोग क्या है, उपयोग। अब उपयोग में देखते हैं, नायलॉन 66 के उपयोग में देखते हैं। उपयोग में देखो क्या है, उपयोग में क्या है, मशीनों में गियर बनाने में, मशीनों के गियर बनाने में, मशीनों के गियर बनाने में। अगला है टायर कपड़े रेसे बनाने में। क्या बनाने में, रेसे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखो ये वाला देखो नायलॉन 66 का उपयोग भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ये पूछता है, बार बार पूछता है, या तो स्ट्रक्चर पूछेगा या पूछेगा इसका उपयोग पूछेगा। तो मशीनों के गियर बनाने में और टायर कपड़े रेसे बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में हमको वापस आप लिख सकते हो कि भाई हमको समझ में नहीं आया, वापस से रिपीट करना है, तो अगली क्लास में मैं रिपीट करके बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में है टेरिलीन है। अब क्या है, अगला कौन सा है, टेरिलीन है। कृत्रिम रेशे में पहला नायलॉन 66 था। ठीक है, नायलॉन 66 कहते किसे हैं ये भी बताया है मैंने। और क्या है, और इसका स्ट्रक्चर बताया है और इसका उपयोग बताया है। अगला है 2 नंबर का है, पहले नंबर का तो क्या था, नायलॉन 66 था। दूसरे नंबर का है टेरिलीन। दूसरे नंबर का क्या है, टेरिलीन है। ठीक है, क्या है, टेरिलीन है। टेरिलीन में सुनना भाई, देखो क्या है टेरिलीन में, क्या है कि एक तो है ट्रथेलिक अम्ल, एक तो क्या है, ट्रथेलिक अम्ल है, और एक है एक कौन सा है, एक है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ये मिलकर है ना, ट्रथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल मिलकर टेरिलीन का निर्माण करते हैं। ट्रथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टेरिलीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, टेरिलीन का निर्माण, ट्रथेलिक अम्ल और एथिल ग्लाइकोल, ठीक है, ये मिलकर टेरिलीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में है इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। भाई देखो ये तो है भाई टेरिलीन किसे कहते हैं। ठीक है, टेरिलीन किसे कहते हैं, तो टेरिलीन के बारे में देखो, ट्रथेलिक अम्ल है और क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। और नायलॉन 66 में मैंने क्या बताया था, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल बताया था ना एक नायलॉन 66 में, एडिपिक अम्ल। और क्या था, हेक्सामेथिल डाइएमीन, ये बताया था ना, हेक्सामेथिल डाइएमीन ये बताया था नायलॉन 66 में। किसमें, नायलॉन 66 में बताया था। ठीक है, ये बताया था नायलॉन 66 में। अब इसमें क्या है कि ट्रथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल मिलकर टेरिलीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि इसकी संरचना क्या है। ठीक है, इसकी संरचना, टेरिलीन की संरचना क्या है। ठीक है, जैसे नायलॉन 66 की संरचना थी ना, उसी प्रकार से हम इसकी भी संरचना को देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको ये समझनी है। ठीक है, तो इसके बाद में है अगला है कि इसकी संरचना देखते हैं, COOH
फिर है क्या, बेंजीन है, बेंजीन की संरचना, बेंजीन का सूत्र है C6H6, ठीक है, बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में है COOH है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है यानी कि प्लस NOH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक की को बोलेंगे टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल बोलेंगे। इसके बाद में इसको क्या बोलेंगे भाई, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनता है। अब यहां पर है ना OH निकाल देते हैं, यहां भी OH निकाल देते हैं, यहां क्या बचता है, H निकाल देते हैं, ठीक है। क्या निकाल देते हैं, H निकाल देते हैं हाइड्रोजन का, यहां पर भी क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन का H निकाल देते हैं। तो देखो ये किस प्रकार से बनेगा, किसकी उपस्थिति में बनेगा, किसकी उपस्थिति में, देखो ये है यानी कि इसको यहां पर देखो C डबल बॉन्ड के रूप में इस प्रकार से बनेगा, फिर आएगा बेंजीन की संरचना आएगी, फिर क्या आएगी, बेंजीन की संरचना, फिर होगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगी, फिर है N यानी कि संख्या है, फिर क्या है, संख्या है, N है। तो देखो यहां पर भी N होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा H होगा, ठीक है। और यहां पर बच गया ना, वो पूरा ऐसे कैसे ठोक देते हैं, यहां पर O है ना, इसको इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ ये N है ना संख्या वाला, इधर लगा देते हैं और प्लस H2O लगा देते हैं। तो बताओ ये समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया। तो देखो अच्छी तरीके से लिखना, देखो यहां से लेकर यहां तक याद करो पहले तो, फिर इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक याद करो। अरे दोनों तरफ OH जोड़ दो और बीच में CH2 जोड़ दो। यहां पर बेंजीन के दोनों ओर देखो, बेंजीन के दोनों छोरों के ऊपर COOH जोड़ दो और ये बेंजीन बना दो, ठीक है, इसका हो गया काम। फिर यहां से OH निकाल दो, फिर एक यहां से OH निकाल दो, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, जल निकालना है, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो और यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, है ना। अब यहां से निकालने के बाद में इसको इस तरह से लिख सकते हैं CO, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड के रूप में O, ठीक है। तो ये संरचना बिल्कुल इजी है, एक दो बार अपन यानी कि एक दो बार आप ना इसको कॉपी में नोट करोगे, कॉपी में सीखने की कोशिश करोगे तो पूरी ऐसे कैसे एग्जैक्ट याद हो जाएगी ये, ठीक है ना। इसके बाद में है, इसके बाद में है इसका उपयोग, देखो परिभाषा, संरचना, फिर इसके बाद में उपयोग, इसके बाद में है इसका उपयोग, इसके बाद में है इसका उपयोग, किसका, टेरिलीन का उपयोग, किसका, टेरिलीन का उपयोग, टेरिलीन का उपयोग, उपयोग में देखना है, उपयोग में देखना है, उपयोग में देखना है कितना है, देखो क्या है, कपड़े बनाने में, कपड़े बनाने में, नावों की पाल बनाने में, नावों की पाल बनाने में, नावों की पाल बनाने में, कपड़े बनाने में, ठीक है, चुंबकीय टेप बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, और क्या है, बेल्ट बनाने में, और क्या है, बेल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है भाई, किसका, किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कपड़े, नावों की पाल बनाने में और चुंबक की टेप बनाने में, बेल्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। और कल हम अपन पढ़ेंगे रेयान, इसी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, कृत्रिम रेशे के तीसरा पार्ट, पहला था नायलॉन 66, दूसरा है टेरिलीन है, और तीसरा कौन सा था, रेयान था। कल अपन है ना इसको, इस बहुलक के अंदर है ना
इस कृत्रिम रेशे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला आएगा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, और फिर है प्राकृतिक वो संश्लेषित रबर है, ठीक है। उसके बाद में बहुलक कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी बहुलक के अंदर, ठीक है। जो भी चीज समझ में नहीं आती है तो अपन को यानी कि इस चैनल पर उत्थान साइंस एकेडमी के जो चैनल है उसके ऊपर है ना जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख कर बताओगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो अगली क्लास में हम उसको रिपीट कर देंगे। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है अजीत सर मैथ लेकर आते हैं, और एक सर और हैं सरदार सर हैं जो इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ाते हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।